नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। तो सर ना 55 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और सब लोग अनम्यूट करिए और सर के पीछे पीछे बोलिए। ये बहुत अच्छा श्लोक है जी। वाह वाह वाह। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सभी को प्रणाम करते हुए। वात पित्त ज्वर में औषध, द्राक्षा मधुक मधुकरो, रुद्र काश्मर्य सारिवाह, द्राक्षा मधु मधुकरो काश्मरसारिवा, मुस्ताम्लका वीरेरम पद्मकेशर पद्मकम, पद्मकेशर पद्मकम, मृणाल चंदनो सीर नीलोत्पल परुषकम, मृणाल चंदनो तीर नीलोत्पल परुषकम, अंटो हिमो वा द्राक्षा निर्जातो कुसुमावासितः, युक्तो मधुसीताला जैजर्य यतिनिल पित्तजम, ज्वरम मदात्ययं छर्दि मूर्छोदाहं श्रमं भ्रमं, ऊर्ध्वगं रक्तपित्तं च पिपासां कामलामपि, यहाँ पे वात पित्त ज्वर में औषधियों का वर्णन किया है। द्राक्षा मधुक हुआ है, फिर छोटी ऊ की मात्रा वाला मधुक मुलेठी है, रौद्र है, काश्मरी है, गंभारी, शारिवा, मुस्ता, नागरमोथा, आमलक, आंवला, हिवेर, पद्मकेशर, कमल केशर, पद्माल, मृणाल, चंदन, उशीर, नीलोत्पल, पालसा। ये इस प्रकार से द्राक्षादि गणों का पाट या शीत कसाय कहते हैं कि कुसुमा वासित, चमेली के फूलों से सुवासित करके फिर इसको मधु सीता लाज इस प्रकार से मधु शर्करा लाजा से मिलाकर पीने से कहते हैं ज्वरम मदात्ययम छर्दी मूर्छादाहम श्रमम भ्रमम। ज्वर है, मदात्यय है, वमन है, मूर्छा है, दाह है, श्रम है, भ्रम है, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त है और पिपासा कामला मापी, और पिपासा एवं कामला शांत हो जाते हैं। जी वैद्य जी। अभी आपके बारे में वंदना मैम बहुत तारीफ करी थी, वो आपसे कुछ बोलना चाहती है। वंदना मैम। जी नमस्कार जोशी सर। जी नमस्कार मैडम। हाँ जोशी सर, वो नाड़ी पे एक्चुअली इससे पूर्व वाले में माधव निदान में डिस्कशन चल रहा था
और हम में से बहुत सारे ने आपकी क्लास ज्वाइन भी की है, पर मैंने तो अभी नहीं की। पर वो नाड़ी पे चल रहा था थोड़ा सा कि पेशेंट आया और हमें नाड़ी लेने के बाद ही कैसे अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करें। अगर ब्लड प्रेशर है और बीपी इंस्ट्रूमेंट से बीपी ना लें, केवल नाड़ी पकड़ के हम समझ लें कि उसको ब्लड प्रेशर है, या और भी तरीके से कुछ कुछ सब लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो 2 मिनट 5 मिनट आप नाड़ी पर थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए। जी जी मैडम, नाड़ी परीक्षा एक्चुअली बहुत ही अल्टीमेट परीक्षा है। मैं भी आपको फ्रेंकली बताऊं तो 4-5 साल पहले नाड़ी के बारे में उतना ज्यादा मुझे भी मालूम नहीं था। मुझे भी लगता था कि, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि हमारे आचार्यों ने हमारी अंगुष्ठ मूल अधिपश्चिम 2 ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है नाड़ी परीक्षा के लिए। यदि आपको कभी वक्त मिले तो आप रावण के द्वारा लिखी गई जो रावण की नाड़ी तंत्र की किताब है, पुस्तक है, जो टीका के रूप में उपलब्ध है, और कणाद जिनका नाम ही कण, जो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे, उनकी विद्योतिनी टीका, ये 2 टीकाओं को आप जरूर पढ़ें। आपको ऐसा लगेगा कि नाड़ी उस वक्त हमारे पास पूरा एक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट रहा। आपको ये भी पता चलेगा कि नाड़ी और मर्म कैसे आपस में जुड़ते हैं। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य लगेगा कि आज जिस नाड़ी परीक्षा को मॉडर्न पल्स डायग्नोसिस में रेडियल आर्टरी का पल्सेशन देखते हैं, रावण ने हजारों साल पहले कहा कि अंगुष्ठ मूल अधिपश्चिम भाग मध्यम सा नाड़ी जीव साक्षिणी। ये मैंने नहीं, ये रावण ने कहा। तो रावण जो भगवान शिव के भक्त थे, वो बहुत सारी कलाओं के माहिर थे, उन्होंने नाड़ी परीक्षण के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। और आप जब नाड़ी परीक्षण देखते हैं तो मैं बार बार हमारे चिकित्सक बंधुओं को कहता हूं कि हमारे आयुर्वेद के वैदिक कॉन्सेप्ट से लोगों ने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। उसका एक उदाहरण है ब्रेल। लुइस ब्रेल ने ब्रेल की लिपि बनाई। वो लिपि अंधों को उंगलियों के कर्वेचर पर आने वाले शब्दों के उभार और दरार, इससे वो पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ऐसे ही नाड़ी परीक्षा हमारी उंगलियों के कर्वेचर पर आने वाले दोषों के की तरंगों के उभार और उनके जो दरार थे उसको देख करके वो पूरी की पूरे शरीर को पढ़ लेते थे। यदि आप इसको अगर आप पेपर पे उतारते हैं, जो बात आचार्यों ने कहा है नाड़ी के बारे में कि ये नाड़ी ऐसी दिखती है, ये नाड़ी वात की ऐसी दिखती है, पित्त की ऐसी दिखती है, हम लोग जब पढ़ते थे मैडम जी तो हमको यही मालूम था कि वात की नाड़ी है तो सर्प गति है, पित्त की नाड़ी है तो मंडूक गति है, कफ की नाड़ी है तो हंस गति है। लेकिन हमने ये नहीं जाना था कि वात की नाड़ी एक्चुअली दिखती कैसी है नाड़ी में। हमें ये मालूम नहीं था। हमको ये मालूम नहीं था कि मंडूक गति दिखती कैसी है, हंस गति कैसे दिखती है। इवन अगर हम तर्जनी, मध्यमा और अनामिका पर, मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं कि आप टेस्ट कर लीजिए कि दोष होते हैं नहीं होते हैं। आप अपनी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका पर अभी सुबह 3 मिनट का समय देकर के अलग अलग आप रेट्स को देख सकते हैं। ये स्वयं बताता है कि नाड़ी परीक्षा होती थी। और यदि आप सर्प, मंडूक और हंस गति को ग्राफ पे उतारें तो आपको एक ईसीजी का वेव नजर आता है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत विस्तृत विस्तार से वर्णन है। नाड़ी के द्वारा बहुत सारी चीजें देखी जा सकती थी, इसीलिए नाड़ी को सबसे पहली परीक्षा में रखा गया है। नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दृग आकृति। तो ये नाड़ी परीक्षा बहुत अल्टीमेट है। कभी वक्त मिले तो सीखने का प्रयास कीजिए, जो सीखे हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। इतना मजा आता है जो लोग आप विधान संप्राप्ति बनाते हैं, उसमें इतनी मदद करता है वो। आप कौन सा वात बिगड़ा है देख सकते हैं, कौन सा पित्त बिगड़ा है देख सकते हैं, कौन सा धातु बिगड़ा है देख सकते हैं, ऑर्गन्स देख सकते हैं, प्रेगनेंसी में पल्स देख सकते हैं, आप दोषों के स्वाभाविक गतियों को देख सकते हैं, आवरण को देख सकते हैं, विकृतियों को देख सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू जोशी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैडम जी, आपकी तरह मैं भी अभी ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ सर को, किसी कारणवश पता नहीं टाइमिंग नहीं हो पा रही है। इवन मेरा भी सर का मर्म का भी सेकंड बैच भी रह गया है अभी पूरा। सर जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग ज्वाइन करेंगे श्योर सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ टीका पढ़िए ना सर। मैम एक ही ग्रुप में ज्वाइन करेंगे सभी, उसमें फिर मजा आएगा, सब लोग इकट्ठे। आम्ल का यही पढ़ना है ना, 56वां सूत्र वैद्य जी। 56वां तो श्लोक पढ़ लिया आप, टीका अब ये नीचे टीका पढ़ते हैं। द्राक्षा दिर्य गणम फांटम सद्यो भी विशुद्ध पूता, यहाँ ह क अ 6-11 ये मुझे लगता है कि कल्प स्थान अध्याय 6/11 अष्टांग हृदय कल्प स्थान अध्याय 6 11वां सूत्र। इत्येव लक्षण
तथा हिम शीतो वा रात्रि द्रवे स्थित ह्र क अ छ 10 इत्येव लक्षणः। जी, इसका मतलब ये है कि जो ये ऊपर बताया है द्राक्षा आदि का जो सारे द्रव्य जो बताए हैं, ये वात पित्त ज्वर में देना है और इनका फांट बनाना है, मतलब गर्म पानी करना है। गर्म पानी में ये सारे द्रव्य डाल देने हैं और उसके बाद में कपड़े से छान देना है। सद्यो अभिषुद्ध पुत, मतलब कपड़े से पवित्र किया हुआ, छाना हुआ, ये लक्षण बता रहे हैं। और इसके बारे में अष्टांग हृदय कल्प स्थान अध्याय 6 में 11वां नंबर का श्लोक में अच्छे से और बताया है। तो ये बोल रहे हैं कि इसको ये बना दीजिए और या फिर आप इसको ठंडा करके रखिए, मतलब पूरा ठंडा होने दीजिए। हिम कल्पना ऐसा भी दे सकते हैं। रात्रि द्रव्य स्थित, मतलब रात भर रख दीजिए और सुबह पीना है। तो ये वात पित्त ज्वर में बहुत बढ़िया काम करता है। आगे पढ़िए। आगे, तथा जाति कुसुमे सुगंधि कृतो मधु सीतालाजे युक्तो वात पित्तज ज्वर जयति मदास्त्याय आदिश्च। इसका मतलब ये है कि जो जाति कुसुम वगैरह जो बताया है, तो मतलब जो ये रहते हैं, जाति कुसुम का मतलब क्या है, जैस्माइन, वो लेना है, उनसे सुगंधि किया हुआ फांट लेना है या हिम लेना है। और मधु और जो मिश्री होता है सीता और लाजा, इससे युक्त, जो लाजा मतलब खील जो होता है, इससे युक्त जो एक शरबत टाइप बनाना है और वह वात पित्त ज्वर में देना है। और जिनको मदात्य हो गया है, मतलब जो मदिरा बहुत ज्यादा, शराब बहुत ज्यादा पिए हैं, मदात्य हो गए, उनको भी ये देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आगे, हाँ आगे आगे इस पर ये हिमाद्री की टीका है आई थिंक ना भाई जी। हाँ जी वात पित्त ज्वरे समना माह द्राक्षा मधुकेति। जी, इसका मतलब है वात पित्त ज्वर में शमन करने के लिए द्राक्षा और महुआ और यष्टि मधु, इनका जो सारा चीज बताया है, इसका प्रयोग करना है। मृणाल विषम चूर्ण पलोयेत मुष्णोदक चतुष्फल शीत वस्त्रपूत फांट हिम शीत कषाय मधु सीतालाजानाम मिथ समानम पेयात्वानुपाघातेन प्रक्षेप। इसका मतलब ये है कि मृणाल का मतलब होता है विष होता है, जो कमलनाल होता है उसको मृणाल बोला है। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि चूर्ण लेना है और गर्म पानी में डाल के और फिर उसको ठंडा करके और कपड़े से छान देना है। तो गर्म पानी में जब कर दिया तो वो फांट बन जाता है। और हिम का मतलब होता है शीत कषाय, ठंडा कर दिया, बहुत रात भर रख दिया तो शीत कषाय हो जाएगा। इसके बाद में बोल रहे हैं मधु और मिश्री और लाजा मिला के, और उसको अगर हम पीते हैं या फिर ऊपर से डाल देते हैं, प्रक्षेप के रूप में ये डाल देते हैं सारे मेडिसिन, और वह पीते हैं, तो इससे वात पित्त ज्वर में बहुत बढ़िया काम करता है। ये वायु का भी शमन करता है, पित्त का भी करता है और ज्वरग्न भी रहता है, ऐसा बताएं। वंदना पाठक मैडम जी, आपने यूज किया है ये सब काढ़ों का और हिम का अपने जी, ये लाजा का तो अमूमन हमें लगता है सभी लोगों ने यूज किया होगा जी, लाजा और मिश्री का जो बना के, ये तो हम लोग में सभी लोगों ने ऑलमोस्ट यूज किया है, पेशेंट्स भी किया है या खुद भी पिया है जी। जी, अब अनुरिता मैम भी करेंगी, आईसीयू में सब लोगों को देंगी, ठीक है। मॉडर्न के लोग नहीं परमिशन देते। नहीं, आपके पास जो हेल्थ सेंटर में आते हैं पेशेंट। हाँ सर, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है सर। जी, और आज पता चला कि आप 9th में फुटबॉल खेलती थी, ठीक है। 59 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा, ज्वर दाह में औषध। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी, वंदना मैम आप पढ़ेंगी, कोई तो पढ़िए। अगर ज्वर है और बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है तो क्या करना चाहिए। हाँ पढ़िए पढ़िए। आ रही है पढ़िए। पातीये कटुकाम पिष्टवा कर्करे अभिनवे शुचो निष्पीडितो घृतयुत तद रसो ज्वर दाहति। कुटकी सरस प्रयोग। नए तथा एक मिनट, आपको दिख रहा है क्या? एक मिनट रुकिए, गलती से ये हो गया। हाँ आप पढ़िए। नए तथा स्वच्छ मिट्टी के खप्पर में जल एवं कुटकी को डालकर पकाएं। पक जाने पर उसे मसल कर छान लें। इस रस में घी डालकर पीने के लिए रोगी को दें। इसका सेवन करने से ज्वर तथा दाह का शमन होता है। देखिए कुटकी का कितना ज्यादा महत्व है। कुटकी जो रहता है वो तिक्त रसात्मक रहता है और हमारे रक्त पाचक में भी है। तो कुटकी देते हैं ना, तो ये क्या करता है, घी के साथ जब पीते हैं इसका रस निचोड़ के,
तो ये ज्वर को भी ठीक करता है, दाह को भी ठीक करता है। तिक्त रस होने से इतना इसका महत्व है जी। और अगर फ्रेश नहीं मिली तो हम चूर्ण से हाँ, ये कर सकते हैं ना फ्रेश सर? कहाँ मिलती है, पुणे में तो नहीं मिलते फ्रेश कुटकी हाँ वही, लेकिन बहुत अलग योग है सर, ये तो कभी यूज ही नहीं किया। जी। कुटकी आप घनी यूज ये करते टीका पढ़िए अनुरिता मैडम। हैं। या सर, एक मिनट। आज आप क्रिकेट नहीं खेल रही हैं? नहीं सर, मैंने अभी धूप में थोड़ा सा, वो कल दिल्ली जाना है ना। अच्छा। एक मिनट है सर। ये ना सर, हाँ, कटुका पानी ऊर्जा, है। कटुका पानी है। एक मिनट। कटुका पानीयेन पिष्ट्वा कर्परे मृद्वत्खंडे अभिनवे तथा शुचौ पाचयेत् तस्या रसो निष्पीडित सर्पयुक्तो ज्वरो दाहो जयति। हाँ, अब यहाँ पर कटुका पानी पिष्टवा, मतलब पानी में कुटकी को पीस देना है, जैसे सिलबट्टा में पीसते हैं, अब पहले के जमाने में पीसते थे, वैसे करिए मिक्सी में पीस दीजिए। फिर करपरे का यहाँ पे 10 नंबर खरपरे बताया, मिट्टी का जो ये रहता है टुकड़ा, मटके का टुकड़ा रहता है, उसमें डाल देना है और फिर छान के पीना है, ऐसा बोला है। तस्य निष्पीड रसो निष्पीडित सर्पयुक्तो ज्वर दाहो जयति, मतलब इसका रस जब पीते हैं घी डाल के, तो ये ज्वर और बर्निंग सेंसेशन में बहुत अच्छा काम करता है जी। इस पे हिमाद्री की टीका पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, हिमाद्री की बहुत बड़ी टीका है। ये कौन पढ़ेगा? जो सबसे इंटेलिजेंट है वो पढ़ सकता है। हाँ, अच्छा आप इंटेलिजेंट है, अभी पता चल गया। चलिए मैं इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ। असली में मुझे ये सब अभी सीखने को मिला कि यहाँ से टीका भी निकालना है, और ये सब पहले तो मुझे ऐसे नहीं आता था, ऑनलाइन बताना जी। पढ़िए हिमाद्री की टीका पढ़िए। हाँ सर। शमनांतरम आह पाचयेत पाचयेत कटुकामिति, कटुकाम इति। इसका मतलब है कि शमन के बाद ये कुटकी का प्रयोग बता रहे हैं। कटुका मतलब कुटकी, इसका पाचन करके इसका प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं, और पुटपाक विधि से बनाने के लिए बता रहे हैं। पढ़िए। हाँ, पाको अत्र पुटपाक विधिना, पुटपाक विधि से बताए। हाँ। संघ हेतु चिकित्सा अध्याय 1 गोकंटक बला आदर गोकंटक मतलब गोक्षुर, गोक्षुर लेना है, बला लेना है, दर्भ लेना है। ससीता मतलब मिश्री डाल के और उसका प्रयोग करना है वात पित्त ज्वर में जी। द्राक्षा आमलक भूनिंबा सगुरुचि शटी गुहा मतलब द्राक्षा लेना है, आमलकी लेना है, भूनिंब लेना है, गुड़ुची लेना है, शटी नाम की वनस्पति जो करचूर बोलते हैं, कर्पूर कारचरी, वो लेना है, और इसको गुड़ के साथ इसका प्रयोग करना है। त्रायंती सारीवा द्राक्षा काश्मीरिय छिन्नजा गुड़ा। हाँ, मतलब त्रायंती नाम का वनस्पति लेना है, सारीवा लेना है, द्राक्षा लेना है, काश्मीरी लेना है जिसको हम गंभारी बोलते हैं, और छिन्नजा नाम की वनस्पति लेना है, इसको गुड़ के साथ सेवन करना है। सर ये एक ही योग है। छिन्नजा मतलब छिन्ना, छिन्नोद्भवा, छिन्नोद, ये गुड़ुची के बारे में बताया। छिन्नजा मतलब गुड़ुची। द्राक्षम असुर त्रायंती गुड़ुची सारीवा बला। हाँ, ये सबका साथ में भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। तो द्राक्षा लेना है, फिर द्राक्षाम मसूर, द्राक्षा लेना है, मसूर लेना है, त्रायंती लेना है, गुड़ुची सारीवा और बला। हाँ, इन सब का भी प्रयोग करते हैं तो वात पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। देखिए मसूर का भी इतना अच्छा बताइए यूज। सिद्ध योगी तु ज्वराधिकारी श्लोक 116। त्रिफला शालमली रासना आराज वृक्षा आटरुष्कैः। हाँ, त्रिफला लेना है, शालमली लेना है, रासना, राजवृक्ष, अटरूषकैः, ये सब लेना है। अटरूषक मतलब वासा, राजवृक्ष शंपाको, राजवृक्ष किसको बोला है?
ये निर्गुंडी को बोला है शायद। राजवृक्ष का देखिएगा किसको बोला है। यानी कि सर अम्लवेतस गरमाड़ो बोलते हैं ना। हाँ हाँ, अम्लवेतस लेना है। श्रुतम अम्बु हरे तृण वात पित्तोद्भव ज्वरम। हाँ, तो ये विश्व- इनका ना काढ़ा बनाना है और इसका प्रयोग करना है, तो वात पित्त ज्वर में ये बहुत अच्छा काम करता है। विश्वामृताम अब्द भूनि विश्वामृता अब्दभूनिम्बै पंचमूलिम समन्वितै कृतकषायो हन्त्याशु वात पित्तोद्भव ज्वरम। इसका मतलब है कि शुंठी लेना है, फिर उसके बाद में गुड़ुची लेना है, अमृता भूनिम्ब लेना है, पंचमूल लेना है, इनका कषाय बनाना है। और ये जब हम वात पित्त ज्वर में लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। ये सिद्ध योग नाम का जो पुस्तक है, सिद्ध योग संग्रह, उसमें ये बताया है जी। पंचमूली रस्वा। हाँ, इसका मतलब ये है कि लघु पंचमूल लेना है। निदिग्धिका अमृता रासना अन्नाय त्रायमाणा बलान्वितै। हाँ, निदग्धिका लेना है, अमृता लेना है, रासना लेना है, त्रायमाणा लेना है, बला नाम की वनस्पति लेना है। मसूर विदलै क्वाथो वात पित्त ज्वर जयत। हाँ, मसूर विदलही मतलब मसूर के जो दाल रहती है वो लेना है, इसका दाल। हाँ, और वो वात पित्त ज्वर में देना है। मतलब सर हम अनुपान या खाने के इसमें भी हम मसूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम सिर्फ मूंग को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन वात पित्त ज्वर में विदला यद मतलब हाँ। मशीन में जब डालते हैं, यंत्र में डालते हैं, तो मसूर जो है वो पीसेस में हो जाता है, तो दलन करते हैं ना उसको, मतलब तो फिर वो दो दाल बन जाता है, द्विदल ऐसा अवयव। गुडुची परपट मुस्त किरात विश्व भेजन। हाँ, गुडुची परपट मुस्त किरात विश्व भेजन। गुडुची लेना है, परपटक लेना है, मुस्ता लेना है, किरात तिक्त लेना है, शुंठी लेना है। सर मगर मसूर तो वातावरण है बोलते ना। नहीं, यहाँ पर ऐसे पंचमूल वगैरह डाल के बना रहे हैं ना, ऐसे ही तो ना दे रहे मसूर। अच्छा, का काढ़ा बना के दे रहे हैं ना, ये सारे मेडिसिन के साथ वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ओके। तो पित्त की जहाँ पे संप्राप्ति है वहाँ पे अच्छा इफेक्ट देता है। इसकी पेया वगैरह भी रक्त पित्त अध्याय में आई हुई है, जिसमें मसूर डालते हैं और शालपनी खुशबुनी के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। रक्त पित्त पेया में इसका बहुत अच्छा यूज है जी। वात पित्त ज्वरे दे पंचभद्रमिदम शुभम। हाँ, ये ना इसको पंचभद्र बोला है, गुडुची परपट मुस्ताकिरात विश्व। ये पंचभद्र ऐसा बोलते हैं। तो इनका प्रयोग जब हम देते हैं वात पित्त ज्वर में सबसे बेस्ट है ये। वंगसेने तु ज्वराधिकारे श्लोक 292। ये ना अलग अलग ग्रंथों का ये बता रहे हैं कि वात पित्त ज्वर में सिद्ध योग में क्या बोला है, उसके बाद में ये वंगसेन ने क्या बोला है, अलग अलग ग्रंथों का ये रेफरेंस देके बता रहे हैं कि आप इसका भी प्रयोग करिए जी। पंचभद्र पहली बार पता चला, ये यूज करते हैं लेकिन ये पंचभद्र मालूम नहीं जी। बला भाग्याः अमृते एरंड चंदनोशिर परपटैः। हाँ, तो बला लेना है, भारंगी लेना है, अमृता मतलब गुडुची लेना है, गुडुची एरंड लेना है, चंदन लेना है, उशिर लेना है, परपटक लेना है। उपकुल्याब दही बेरैः कषाय च पिबेत तत्। हाँ, उपकुल्या किसको बोलते हैं, एक बार आप लोग देखिएगा, लेना है, कषायम च पिबेत तत्, पर्व भेदशीला कंप वात पित्त ज्वरम जयत। ये सब बता रहे कि ज्वाइंट पेन हो रहा है, सर में कंपन हो रहा है और वात पित्त ज्वर है, तो इसमें देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नीलोत्पलम पिपली को बोला, ठीक है। देखिए कितने मतलब ग्रेट है ऋषि मुनि कि इन लोगों ने इतना मतलब यूज किया है और फिर यहाँ पर दे दिया कि आप ये यूज करिए जी। नीलोत्पलम उशिर च बला पद्मकम एव च। जी, तो नीलोत्पल मतलब नील कमल लेना है, उशिर लेना है, बला लेना है, पद्मक लेना है। सारे शीत प्रदान। काश्मीरी मधुक द्राक्षा मधुकानी परुषकम। काश्मीरी लेना है, फिर मधुक मतलब महुआ लेना है, द्राक्षा लेना है, मधुक मतलब बड़ा वाला, एक तो ये हो गया महुआ हो गया और एक यष्टि मधु और परुषक। पेय शीत कषायो अय वात पित्त ज्वरापहा। इनका हम ठंडा अगर
काढ़ा बना के ठंडा करके अगर पीते हैं तो वात पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम करते हैं। आरक फल मुस्तम यष्टि मधुकम एव च। हाँ, तो आरगवद लेना है, मुस्ता लेना है, यष्टि मधु लेना है। उशिरम अभया चैव हरिद्रा दारु साहृद्या। हाँ, उशिर लेना है, हरितकी लेना है, फिर हरिद्रा लेना है, दारू हरिद्रा लेना है। पटोल पिचम अंधच तथा कटुक रोहिणी। पटोल लेना है। अंधच पिच्चू मंद मतलब हम शायद नीम को बोलते हैं, एक बार आप देखिएगा। पटोल लेना है, हाँ, नीम लेना है और कटुक रोहिणी लेना है। एष सिद्ध कषाय स्यात् वात पित्तम अवेज्वरे। ये सारे इनका सिद्ध कषाय ले लिया तो ये वात पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम करते हैं। सर यहाँ पे हरिद्रा और दारू हरिद्रा का वो उपयोग उशिर के साथ में। आप तो अभी ये सब करने वाली हैं वात पित्त ज्वर में पेशेंट में। हाँ, यूजुअली मैं रक्त जिसमें और रक्त प्रसादन के इसमें यूज करती थी। अभी इति वात पित्त ज्वरा। हाँ, आप जब कॉलेज में पढ़ी थी तो ऐसे टीका पढ़ाया जाता था क्या कॉलेज में? सर जी, इससे हमेशा भागती थी मैं। पहली बार इसलिए तो डेयरिंग करी क्योंकि ऐसे लगता था कि वो हमारे मतलब हमको कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया है सर। ऐसे ग्रुप्स थे वहां पे, और जो अष्टांग हृदय वगैरह में चलते थे सर, उसमें भी मैं नॉन पुना की हूँ ना, तो हमें कभी नहीं सिखाया जाता था। हम अपनी जिद पे चरक और सुश्रुत पढ़े, लेकिन वो अपने में क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है फिर बाद में छोड़ ही देते थे। मैंने पूरा शास्त्र सिर्फ सुश्रुत और टीका पढ़ा है, लेकिन ऐसे टीका नहीं पढ़ा है सर जैसे आप पढ़ा रहे। वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है। वो इतना ही बोलते थे आपको आता नहीं है, आपने सीखना चाहिए, इसका एक शास्त्र होता है, आप सीख के आइए, पढ़ के आइए। तो समझता ही नहीं था, ऐसे लगता था हमें पॉसिबल ही अभी नहीं हो। कैसा लग रहा है आपको संस्कृत पढ़ना और समझना? मैं सर मेरे स्टूडेंट्स को भी अभी पढ़वाऊंगी। मैं स्टूडेंट्स को कंपलसरी, अभी एग्जाम चल रही है उनकी, उसके बाद में मैं मतलब फर्स्ट ईयर से टीका का वाचन अगर उनको बोल दिया गया कि आप पहले अष्टांग और इसी से बात करें तो अच्छा होगा सर। बहुत मतलब यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट कितना वर्क। इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है पढ़ना। नहीं सर, इजी नहीं है, आप इजी करते हैं जी। चलिए, अभी हम अंजना मैम तो कुछ बोल नहीं रही हैं। अंजना मैम का कुछ ग्रंथ का वाचन चल रहा है शायद, जब बताएंगे आज तो। सर सबको कांग्रेस करना चाहिए, आज मैम को प्रमोशन मिला है। अच्छा, सब लोग अनम्यूट करके मैम को प्रमोशन का बधाई हो। कांग्रेचुलेशन अंजना मैम। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक क्या यू प्रमोशन क्या मिला वो तो प्रिंसिपल बन गए। कांग्रेचुलेशंस मैम। सबको धन्यवाद, सबको बहुत कांग्रेचुलेशंस मैडम। कांग्रेचुलेशन मैम। लेकिन क्या प्रमोशन मिला है वो तो बताइए। एक्चुअली सर हम लोग का जो यूपी का थोड़ा सा जो चलता रहता है ना, तो हमारा 2014 की एक पोस्ट एडवर्टाइजमेंट में गई थी, उसका इंटरव्यू जाके 2022 में हुआ था। वो अभी हुआ है 6 तारीख को। जो आप कह रहे थे ना कि आप नहीं थी बिजी, तो मैं मैंने इसलिए उस समय बोला नहीं था। इंटरव्यू देने ही गई थी मैं इलाहाबाद में, यूपीएससी में, जो हमारा लोक सेवा आयोग का कमीशन का। तो उसमें हम लोग 6 लोग को बुलाया गया था, लेकिन उसमें 1-2 लोग कोविड में निकल गए। एक मैडम हमारे साथ थी, डॉक्टर रूपमा, वो चली गई कोविड में। बाकी और लोग थे, तो उसमें हम अपीयर हुए थे, तो उसमें उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया था। आई एम प्राउड ऑफ यू मैम, हार्टी नहीं तो वो कांग्रेचुलेशन। लोकसभा में क्या हुआ, मतलब क्या प्रमोशन मिला आपको, क्या पोस्ट? अब सर वो पोस्ट एसोसिएट की थी, एसोसिएट प्रोफेसर हो गए। वैसे मेरे का डीपीसी से भी चल रहा था, लेकिन मुझे कमीशन से कॉल आई तो मैंने कहा मैं जाऊंगी, तो मैं दे के आई। इसमें आयुष दर्पण का और आप सब लोग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो नंबर 1 की पोस्ट होती है एसोसिएट प्रोफेसर की। तो वहाँ पूरा आयुर्वेद ही पूछा हमसे, और आप लोग बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे बिना गायनी वाले, जो कि चेयरपर्सन लोग होते हैं और जो मेंबर लोग होते हैं, वो आयुर्वेद के नहीं होते हैं। वो जनरल आयुर्वेद के बारे में बहुत उत्सुक थे जानने के लिए, और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा पूछा जो हम लोग रोज यहाँ डिस्कस करते हैं। और मेरा 45 मिनट्स तक अच्छे से उन्होंने मतलब क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किए। 3 हमारे एक्सपर्ट भी थे जो गायनी के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन 2 वहाँ पे जो होते हैं मेंबर और वो होते हैं। तो सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से आयुर्वेद वगैरह के बारे में पूछा। तो पोस्ट तो सर वो 8 साल पहले की थी, लेकिन अब जो भी कंडीशन परिस्थितियां रही होंगी, तो कहते हैं ना समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो वो मुझे अब मिला है। जी सर, वो आप सब लोगों का साथ था, तो इसीलिए आप क्या थैंक यू। यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगी कि कॉलेज में ही पढ़ाएंगी?
सर अभी तो यूनिवर्सिटी में ही है, संस्कृत यूनिवर्सिटी कॉलेज ही है हमारा, आयुर्वेदिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ही है। अब वो शासन में जाता है, वो लखनऊ से शासन से फिर गवर्न होता है सर, फिर वो वहां से हम लोग को ऑर्डर मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि पीजी कॉलेज है और हमारे यहाँ पोस्ट खाली है, तो हम वहाँ यही हो जाएगी। जी सर। फिर आपको सैलरी भी मैम कम होगा। जी सर। जी मैम पहले हमें पहले पता लग जाता है भाई आप इंटरव्यू देने के, हम तो उसी दिन कांग्रेचुलेट कर देते, हमें पता है हमारी मैम सबसे सर्वश्रेष्ठ और पहले उन्हीं का ही सिलेक्शन होना और किसी को होने ना है। राइट। और मैम ने मुझे नहीं बताया, नहीं तो बाहर में गुलदस्ता लेके खड़ी रहती मैम। तो आपको पता कैसे चला आकांक्षा मैम, पता कैसे चला? मैम इलाहाबाद में ही है। मैडम आए ये नहीं पता चला। आप तो एक्चुअली सर साइट पे भी आ जाता है, रिजल्ट तो साइट पे ही आ जाता है। और यूपीएससी आकांक्षा मैम तो बोली थी कि ये कॉन्फ्रेंस में आई है मैम, ऐसे बोली। नहीं, मैम अभी वो तो पहले आई थी, अभी तो आई थी मैम, मुझको भी नहीं पता चला कि मैम इंटरव्यू देने आई है। परसों गई थी सर मैं, 6 तारीख को गई थी। अंजना मैम, 6 को गई थी। अंजना मैम। जी सर। हाँ हमें तो पहले ही पता हमारी मैम सबसे सर। सर्वश्रेष्ठ, उससे आगे कोई जा ही नहीं सकता। थैंक हमारा यू तो सर। पहले मोहर लगा रखी है कि ये एज में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल रही है, ये एज में भी, ऐसा नहीं है कि नए हैं, मतलब इतना पढ़ सर, चुके हैं सर वाह। मेरा 45 मिनट्स का इंटरव्यू। सर मेरी हम किसी कहानी को- अगर सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। या मैंने जो 96 में एमडी कंप्लीट की थी और उसके 12 साल के बाद मैंने जो है इस कंपटीशन को निकाला था, और मैं जिस पोस्ट पे हूँ, और ठीक उसके 12 साल के बाद फिर मुझे ऐसा इंटरव्यू देने को मिला, फिर मैंने उसको निकाला सर। तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मुझे 12 मिलता साल। है लेकिन बहुत लेट मिलता है। 12 साल के 12 गैप में साल का आपका होता है कुछ। सर कुछ है मेरे साथ। आप 12 साल 2008 में में मैंने मिनिस्टर बन जाइए। ज्वाइन किया था। अब सर यूपी में 2012 पोस्ट भी तो ऐसी आती है ना मैम। जी मैम का 2014 का पोस्ट है, हम लोग हाँ का मैम आप समझ रहे होंगे ना 2013 ये का। हाँ 2013 का सर फॉर्म भरते हैं हम लोग, और समझ लीजिए 20 में वो एग्जाम होता है। मतलब यहाँ अब की बहुत आकांक्षा बड़ी भूल जाते बहुत हैं। बड़ी हम लोग भूल जाते हैं। अब आकांक्षा मैम का नंबर आएगा उसमें, अब आकांक्षा मैम करने वाला है उसको। और हाँ ऐसे भी- बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जो अरे आप अभी लोग- तो रिटर्न ही पहले निकालू तब ना सर। अभी तो मैं लेक्चर ही नहीं छोड़ पाती हूँ, मतलब सर को सुने बिना मतलब होता ही नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई लेके बैठ जाऊँ, आयुष दर्पण छोड़ दूँ, यही नहीं हो पा रहा है मुझसे, इसलिए अभी तो आपके इसको पास आप कंटिन्यू रखिए। आकांक्षा मैम, अभी तो आपके पास कितने अच्छे अच्छे गाइड है, हमारी अंजना मैम है, पाठक सर है, और बहुत सारे लोग हैं। आप पहली बार में ही निकाल लेंगे, आपको 12 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका जल्दी होएगा। देखती हूँ सर। लेट्स अंजना मैम ये ना बिल्कुल, अच्छे लोगों सही के बात। साथ अक्सर होता है मैम, हाँ, और अच्छे लोगों कायस्थ के साथ लोग जो अक्सर है होता है, ना, चीजें लेट मिलती हैं। जी डोंट वरी मैम। कायस्थ लोग बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए जी। श्रुति निगम मैम है, अंजना मैम है, फिर बिल्कुल। लवकुश निगम जी है, अब अरविंद सक्सेना सर, ये लोग आकांक्षा मैम है। इनके सर हम लोग इंटेलिजेंस। सर हम लोग कितने भाग्यशाली है, ऐसे मैडम मैम से अपन आयुष दर्पण ने मिलवाया है सर। और आप लोग ये सीखिए कि मैम अभी सर भी ये सब पढ़ाई कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सोचिए अभी भी ऐसे नहीं है कि मैं पूरा आवाज कट रही है मैम। कंफर्ट जोन में आ गई, अब नहीं पढ़ना है। अभी भी मैडम पढ़ रही हैं और अभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है मैम। बिल्कुल हमारे लिए इसलिए रोल मॉडल है कि अभी तक मैम इतने सारी वाचन लेके बैठती हैं। मतलब हम लोग भले ही किताब ना खोले, लेकिन मैडम से हमेशा किताब खरीदती है, तो हमारे लिए तो डेफिनेटली और मैडम की तरक्की यानी हमारी तरक्की है। बिल्कुल। और बच्चों को एमबीबीएस भी करा दिए, मतलब थैंक बच्चों यू को भी देखी थैंक है, मतलब सब फैमिली देख रही है सभी, और नाम भी है मैम का, मतलब हर चीज मैनेज करके आगे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। यू सर। थैंक यू सर। सब बस माँ की कृपा है और आप लोग का साथ है सर। आप ही लोगों के साथ जुड़े रहे इतने अच्छे से, और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से आया सर बोलना भी, और उन्होंने भी सर बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैं भी आकांक्षा मैम से कहती हूँ कि आप समय निकाल के थोड़ा थोड़ा समय इधर भी देती रहिए, और अपनी पढ़ाई भी लगातार करती रहिए, और सब मैनेज करिए, और अच्छा रिजल्ट आता है उससे। क्योंकि यहाँ पर जो हम इस प्लेटफॉर्म पे जो हम पाते हैं ना, वो कहीं नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बुक तो अपनी जगह ही दे पाएंगे, लेकिन डिस्कशन के बाद और सबके अनुभव के साथ जो आपको बोलना आएगा, और जो आप इंटरव्यू फेस करोगे, तो अच्छे से बोल पाओगे। तो ये आप जो कहते हो कि मुझे क्यूरियोसिटी ही रहती है, मैं सुनती हूँ, लेकिन आप लोग अभी एक मैडम हमारी और निकाली थी, वो यूपीएससी वाला निकाली थी, दिल्ली वाला, वो भी बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो जितना आप
जुड़े रहोगे उतना आप आगे जाओगे, और अपनी स्टडी को भी मेंटेन रखिए साथ में। सब कुछ अच्छा ही होना है, क्योंकि हम बहुत पवित्र प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, और नवीन जोशी सर और अरविंद पाठक सर और आप सब लोग इतने अच्छे लोग हैं। सच में सर सही कहते हैं, कभी कभी लगता है कि सर की बात सही है कि सब बहुत ही कहना चाहिए कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ जुड़ते हैं, और स्वार्थ बस इतना सा रहता है कि हाँ आज कुछ तो नया मिलेगा, और हमेशा कुछ नया पाते हैं हम इस प्लेटफॉर्म से, और फिर वो जनहित में लगाते हैं, और अपने मन को भी हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, संतुष्टि मिलती है कि हमने आज कुछ किया, अच्छा पढ़ा। और इन्हीं सब कामनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे, और हमारा ये आयुष दर्पण खूब फले और फूले, इसी यही मेरी मन की शुभकामनाएं हैं और दुआएं हैं आप सभी लोग के लिए। जी सर। मैडम नमस्कार एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपका कुछ एक दो एक्सपीरियंस बताया मैडम वो इंटरव्यू का। अच्छा सर, अच्छा सर। तो सर एक्चुअली सर इंटरव्यू तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आपको वही फील होता है कि एग्जाम इज एग्जाम ना, कोई भी एग्जाम होता है। लेकिन आपने देखा होगा मैं पिछली रात तक आप लोगों के साथ ही थी, बस उसी दिन जिस दिन मैं उस दिन जर्नी कर रही थी, क्योंकि मैं यहाँ से निकल गई थी तो मैं रास्ते में थी, तो रास्ते में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सा नेटवर्क नहीं मिलता है, तो मैंने 6 तारीख को आपको मॉर्निंग आवर में ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैं जर्नी में थी। फिर मैं वहां पहुंची 9 बजे वहां पहुंची थी, तो उसके बाद सब कुछ होता है हम लोग का वहाँ, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चेकअप होता है। उसके बाद जब हमारा अंदर आया रूम में, हम अंदर गए तो वहां पर हमारे पास एक चेयरपर्सन रहते हैं और एक हमारे मेंबर रहते हैं वहाँ के, जो हमारे संघ और लोक सेवा आयोग के, और हमारे 3 एक्सपर्ट रहते हैं, जिसमें वो जनरली हमारे गायनिक के एक्सपर्ट ही रहते हैं। और वहाँ हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी होती है कि हमारा नाम क्या है या हम कहाँ से आए हैं, बस हमें ये बताना होता है, क्योंकि हमारा सारा बायोडाटा चेयरपर्सन के पास होता है, तो वो हमें ये कंफर्म करता है कि हाँ आप ही वही हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैडम आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएमएस किया है। मैंने कहा जी सर। आप वहाँ की टॉपर नहीं है? मैंने कहा जी सर। फिर उन्होंने कहा कि आपने बीएचयू से एमडी किया है। 96 में मेरी एमडी कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने कहा जी सर। फिर मैंने वहां से सीनियर रेजिडेंसी की थी 2001 तक, तो मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने ये कंफर्म किया, बोले नहीं नहीं मैडम आप नाम मत बताइए, बस आप इतना बताइए कि आप आयुर्वेदिक कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में लेक्चरर हैं। मैंने कहा जी सर। तो उसके बाद उन्होंने जो शुरू किया तो बहुत अच्छे से शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आज आयुर्वेद का जमाना है और हम आयुर्वेद के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, हम आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं आपसे, आप बताइए कि आयुर्वेद क्या होता है। तो उन्होंने आहार कल्पना से शुरू किया। उन्होंने मुझसे पूरा पूछा कि मतलब आहार क्या होता है और आहार पाक क्या होता है, और जो हमारे क्षीर दधि न्याय है, हमारा जो ये केदारी कुंडलिया न्याय है, इसके बारे में पूछा। फिर मिथ्य आहार विहार पे आए, फिर हम ज्वर पे आ गए। उसके बाद ज्वर के बाद आते आते फिर ज्वर की चिकित्सा पे आ गए। फिर थोड़ा आंवलकी के बारे में उन्होंने स्पेशली पूछा, क्योंकि आंवला थोड़ा सा स्पेशल ड्रग है। देन उन्होंने फिर हमसे गर्भ संस्कार पे पूछा। फिर जो एक केस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल, ये वाला जो था अर्चना शर्मा वाला जो केस था, पीपीएच वाला, इस पे काफी कुछ डिस्कशन हुआ कि आप होती तो क्या करती। मैंने कहा सर मैं मरती नहीं, मैं तो लड़ती, मेरा तो नेचर है सर, मैं तो संघर्ष करती। फिर बोले कि उसे क्या करना चाहिए था, आखिर आप अगर उस जगह होती तो क्या होता। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा मैडम देख रही थी, मैडम ज्यादा जानती हैं, लेकिन ऐसे केसेस में सर फिर हमें कोशिश करना चाहिए था कि अगर हमारी ब्लीडिंग चेक नहीं हो रही है और वो सीजरियन का केस था, तो एक बार उसको फिर से रीओपन करना चाहिए था, कोशिश करना चाहिए था, हमें एनेस्थेटिस्ट की टीम मंगाना चाहिए था, हमको वेंटिलेटर पर पेशेंट को डालना चाहिए था। पॉसिबिलिटी होती अगर एक यही होती कि हिस्टेक्टमी हमें करके उसका यूट्रस निकाल देना चाहिए था, क्योंकि अगर ब्लीडिंग चेक नहीं हो रही थी और पेशेंट की लाइफ हम सेव नहीं कर पा रहे थे। तो पीपीएच पे अच्छा काफी वाइवा मेरा हुआ था। और मेरा वर्क चल रहा है मेरे स्टूडेंट का पीसीओडी पे, मैंने आप लोग को बताया शतपुष्पा तेल, उससे वो लोग बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि पीसीओडी आजकल की बहुत अच्छी जो प्रॉब्लम है, और बहुत अच्छा डिस्कशन उस पर हुआ था काश्यप संहिता में, उसका बहुत अच्छा वर्णन भी आया है शतपुष्पा तेल का। तो वो कैसे फॉलिकल को मैच्योर करता है, कैसे फॉलिकल को रप्चर करता है, कहाँ हम नस्य देते हैं, कैसे हम बस्ती देते हैं, कैसे आर्तव चक्र पे वो कहाँ का इफेक्ट करता है, वो जो डिस्कशन हम आप लोग के साथ करते रहते हैं। और वो ही डिस्कशन हमने वहाँ बहुत अच्छे से किए, और हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन ठीक अच्छा रहा होगा शायद, तो वो लोग बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड भी हुए थे। और यही सारा मैटर पीपीएच, पीसीओडी, गर्भ संस्कार, मूड गर्भ पर भी क्वेश्चंस हुए थे।
और हमारा स्पेशली जो जो अतुल्य गोत्रीय और ये हमारा अंश गोत्र, ये जो दो वर्ड आए हैं, और पूरी काउंसलिंग एक मैडम कामनी मैडम ने बहुत अच्छा एक हम लोग का वो लिया था, क्लास लिया था, उसमें प्री काउंसलिंग में बहुत अच्छे से वर्ड आया था, प्री मैरिज काउंसलिंग और प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, इस पे भी बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ था वहाँ पे। उसी से वो उन्होंने गर्भ संस्कार के बारे में भी बात की थी। तो यही सारा मैटर ओवरऑल हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया, और 45 मिनट्स पता ही नहीं चला कब बीत गए। और मुझे लगा, क्योंकि और भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सभी लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना भगवान की मर्जी। मैम आप बोलने के बाद में ना वो सीखे होंगे, इसकी वजह से 45 मिनट चला, क्योंकि आप बहुत बढ़िया बोली होंगी। उन्होंने भी पहली बार ये सारी कंसेप्ट क्लियर उनकी पहली बार हुई होगी। आई एम नॉट जोकिंग मैम, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। थैंक यू मैम, आप सब कुछ इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, समझ में आ जाता है। तो फिर एक ही वैकेंसी थी मैम, एक ही वैकेंसी थी मैम। हाँ, अरे वाह मैम, अरे वाह, दैट्स ग्रेट मैम, रियली ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। ग्रेट। मैम फिर तो पार्टी होनी चाहिए। मैम ने बीएचयू में एमडी में लिया था, तब भी तो एक ही वैकेंसी थी ना। जी जी जी। हाँ, और तब सर भी एक ही थी। यस यस मैम। आपकी एमडी और सर मैं 96 एक बात हुई है वहीं पे सक्सेसफुल होते हैं मैम, आप वहीं सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पे एक ही होती है मैम। सब बस चार से भगवान देवी बताना माँ का चाहते हैं कि आप आशीर्वाद है लाखों में एक हैं। एक दिन आपको बिल्कुल मैम, बहुत बहुत खुशी हो रही है मैम। हाँ, और एक बात और बताती हूँ, जब मैं ऐसे लग रहा है जैसे हमारा सिलेक्शन हो गया। थैंक यू मैम। जब मैं लेक्चरर का बहुत इंटरव्यू अच्छा देने लग रहा गई है। थी, तो मैं 12 साल के बाद गई थी, जैसे मैंने आपको बताया ना 96 में मेरा पूरा हुआ था, और मैं 2008 में इंटरव्यू देने गई थी, और वहां उस समय 44 लोग थे उसी पोस्ट के लिए। तब एक पोस्ट नहीं थी, तब वहां पे 4 पोस्ट थी। 4 पोस्ट में 44 लोग को बुलाया गया था, क्योंकि वहां पे मतलब अब वो तो उसका था, 12 साल के बाद पोस्ट आई थी, पोस्ट ही नहीं आई थी हमें, मतलब इंटरव्यू ही देना नहीं मिला। हमने सबसे पहले 12 साल के बाद ही इंटरव्यू दिया एमडी करने के बाद, तब तक हम प्रैक्टिस किए, और उसमें भी मैं नंबर 1 पे ही हूँ। तो मेरा डीपीसी में भी चल रहा है नाम इसीलिए, लेकिन अब मुझे लगा ये मौका लग रहा है तो मैं जाती हूँ। तो मैं उन 44 लोगों में, सोचिए 12 साल के बाद मैं कंपटीशन देने गई थी, एग्जाम देने गई थी, उसमें भी मेरा नंबर 1 पे आया था। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोग को। एक दिन आपको भारत रत्न का भी अवार्ड अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोग का साथ मिला, और थोड़ा सा कभी कभी अच्छे पल शेयर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और वैसे बस मुझे आयुर्वेद की एक छात्रा हूँ, और मैं हमेशा उसी में लगनशील रहूँ, बस यही मुझे आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए। और That's your greatness, ma'am. You really मुझे deserve अच्छा it. लगता है सर। जी सर। प्रेमा तिवारी मैम की सबसे Thank you. बेस्ट स्टूडेंट आप ही रही है। और सबसे मेन बात की अंजना मैम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब एमडी के और सब हैं, वो लोगों को कितना खुशी हुआ होगा कि हमारी मैम अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हैं और फर्स्ट आ रही हैं। जी सर, सब बहुत खुश है, बच्चे बहुत खुश है सर। क्योंकि उनको अच्छा लगता है, वो लोग भी आगे, उन्हें लगता है कि मैडम के साथ रहेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और हमने बहुत संघर्ष किया है सर, लाइफ में संघर्ष ही हो जाता है ना सर, क्योंकि मैं एकेडमिक में बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगता था कि मैं एमडी करते निकलते ही अच्छे से जॉब में आ जाऊंगी और फिर मैं आराम से रहूंगी। लेकिन मुझे लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे प्रैक्टिस करना इतना अच्छा से सिखा दिया उन 12 साल में, कि मैं आज भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ पाती हूँ। क्योंकि पेशेंट जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं है ना अपने डॉक्टर को, तो फिर वो घर पर ही आ जाते हैं कि मैडम आपको तो देखना मैम लेकिन ऐसे तो मेरा काफी एकेडमिक्स वाले लोग रहते मैम, वो बहुत अच्छा जॉब भी कर लेते, स्टूडेंट बनाते, लेकिन आपने प्रैक्टिस करके काफी लोगों को बचाया होगा। आज प्रेमवती मैम के बाद में हमारे लिए आपकी हमारी तिवारी मैम है, और हमें भी उतनी खुशी हुई जितने आपके स्टूडेंट, हम भी आपके स्टूडेंट है मैम। कांग्रेचुलेशन मैम। आपने बोला मैम, आपने बोला आराम से रहूंगी, आराम से रहना तो हम लोगों को आता ही नहीं है। मैं भी छुट्टी करता हूँ ना संडे को, मेरा दिन ही नहीं कटता बगैर मरीजों के। मैं बड़ा बोर होता हूँ जब छुट्टी जी। मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, कल ना मुझे अंजना मैम की एक क्लासमेट है, उनका नाम है डॉक्टर सोनी शाह, उनका फोन आया कि मैं पुणे में हूँ और अंजना तो इतनी इंटेलिजेंट है, अभी भी मेहनत करती है, मेरा तो सब आयुर्वेद में भूल गई हूँ। वो मुझे कल फोन करके बता रही थी। हाँ सर, वो मैंने आपका नंबर दिया था, वो आपसे बात करना चाह रही थी, तो मैंने कहा सर बहुत अच्छी, एक बार आप बात कर सकते हो। चलिए सर, वो वीडियो हो गई है थोड़ी सी, वो कल मिलने आने वाली है मेरे पास। हाँ सर, अच्छा फोटो डालिएगा। और वो भी आपके जैसी ही दिखती है, सेम आपके जैसे ही फेस है उनका। जी सर, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या मैम को? जी सर, मैडम को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस
सर मैडम ने प्रूव कर दिया हमारे आयुष दर्पण को कि इसमें सर्वश्रेष्ठ भारत के नहीं वर्ल्ड के चिकित्सक हैं इसमें। थैंक यू। आप सभी हार्टली लोग कांग्रेचुलेशन मैम। और कल पवन जी बता रहे थे ना कि सब यहाँ डायमंड और जेम्स हैं सब लोग। पवन जी आप कल कुछ बोल रहे थे। जी जी मैं बोल ही रहा था, है ये सर, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, प्रूव्ड बात है। जी सर, ये पूरा हमारा आयुष दर्पण परिवार बन गया। हम लोग को तो लग रहा है हम ही लोग का हुआ है। और इतनी हम खुशी हो रही है। ऐसे जुड़े हैं, हम ज्ञान के लिए जुड़े हैं। मतलब हमारा जी, और क्या जी। ऐसा कोई रिलेशन है क्या? ज्ञान से जुड़े हैं हम लोग। जी सर। और मुझे तो बहुत ज्यादा प्राउड होता है सर, मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ और मुझे आयुर्वेद तो बिल्कुल नहीं आता, 0% हूँ मैं, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ पढ़ता हूँ। मैम पहले मैं प्रेमवती तिवारी मैम का वो पढ़ती थी ना बुक, तो बिल्कुल भी अजीब सा लगता था, एकदम क्लियर नहीं होता था। लेकिन जब से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगे मैम, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। बहुत मैम की बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है मैम की। मैम ने बहुत डिवोशन से और डेडिकेशन से लिखी है और मैडम ने काम भी उसी तरह से किया जैसे बुक लिखी है। बहुत अच्छी बुक है। डॉक्टर कमल जी आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या मैम को? कमल जी सुन पा रही हैं क्या? कमल जी नहीं सुन पा रही हैं। हेलो। हाँ आप कुछ मैम को बधाई दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आप Thank जो you. भी है ना हमारे लिए Thank तो you. बहुत बड़ा आइडियल पर्सन हो। और इतनी अच्छी बात तो ऐसे ही लगता है कि मैम को इतना मानते हो और फिर भी इतना कुछ के बोलने के लिए शब्द भी कम है सर। मैम बहुत अच्छा किया और इतना मानो कि इतने एज में भी आप इतना बड़ा जो लाए हो ना सक्सेस, वो बहुत ग्रेट है मैम। कांग्रेचुलेशन, हार्टली बस आप लोग का साथ है। और क्या है ना कि जो पढ़ने वाला रहता है ना, उनके संस्कार ऐसे ही रहते हैं कि वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं। और वो भी कमल मैम आप ऐसे ही करे। इतना एज मैम का, इतना एज का मैम तो 35 की लगती है हमें अभी तो। नहीं सर, वो नहीं वैसे नहीं मैम, वो एजुकेशन में भी इतना है, उनकी बेटी भी इतनी बड़ी उतने होने के बावजूद भी इतना स्ट्रेंथ से पढ़ना। और खुद कभी भी आप अंजना मैम से बात करें तो पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। मैम कभी थकती भी नहीं है। कभी मैम थकती नहीं। और मैं जब भी मैं कभी भी फोन करूँ ना, हाँ बोलिए, ऐसे मानो हम थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, लेकिन मैम कभी भी नहीं। तो ये इंस्पिरेशन मिलता है मैम से हमें कि हर वक्त तुम मानो तुम आइडियली प्लेजर इतना अच्छा रहना चाहिए मैम के जैसे आइडियल, क्योंकि मानो मैम के लिए तो शब्द ही और कम सबसे है। मेन है कि डाउन टू अर्थ है, मतलब घमंड नहीं है कि मैं इतना पीएचडी की हूँ, मैं इतने बड़े। एक्चुअली सर आप लोग पूछते हो ना कि आप सब बीएमएस कैसे किए, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बताती हूँ। मैं सर जब मैं 8th पास की थी तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास की। और मैं जैसे आपको सब कहते हैं कि मैं कायस्थ परिवार की लड़की हूँ, तो मेरे यहाँ पढ़ाई का बहुत बड़ा वो रहा है शुरू से। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छे से शुरू से ही बहुत अच्छी तालीम जिसे कहते दी गई है। लेकिन हमारे घर में जो हमारे दादी बाबा और जो ताई जी सब लोग थे, तो वहाँ एक उन्होंने बहुत ट्रेडिशन सा बनाया था कि हमारे यहाँ के जितने बॉयज थे वो सब साइंस पढ़ते थे और हमारे यहाँ जितनी गर्ल्स थी वो सब आर्ट साइड पढ़ती थी। और मेरा भी एडमिशन उन्होंने 9th में ताऊ जी ने और पापा जी ने मिलके आर्ट साइड में करा दिया था। और सर मुझे इकोनॉमिक्स दिलाया गया था, मुझे संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और एक सिविक्स का 5 सब्जेक्ट दिला के। और मेरा कहा कि नहीं, सब बुआ जी लोग भी हमारी और ताऊ जी की लड़कियां वगैरह भी सब पढ़ी है, सब एमए की है, सब सर्विस करती है, टीचिंग में है। और मेरे को भी उसी, लेकिन मैं थोड़ी सी अलग थी और मुझे एकदम आर्ट साइड पढ़ने का मन नहीं था। लेकिन मेरा परिवार, क्योंकि हम लोग सब कंबाइंड परिवार के थे, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैं अपनी मम्मा से बोली, मम्मी से, कि मम्मा मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे आर्ट साइड तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है और मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी। फिर मेरा वहाँ, क्योंकि पापा का बहुत डर होता था, तो बैठना पड़ता था स्कूल जाके, लेकिन सर मेरा मन ही नहीं लगता था। फिर मेरे क्या हुआ, जो मैं 8th में मैं 1st क्लास में थी, तो मेरी फ्रेंड, जो मुझसे मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे एकदम साइंस साइड वाले सेक्शन में ले गई। वो बोली, अरे यार देखो यहाँ कितना अच्छा है, तो कहाँ चली गई। जैसे मेरे अंदर की एकदम कहते हैं ना सर, वो जागरूक हो गई कि अरे यार मुझे तो यही आना था, मुझे कैसे आर्ट सेक्शन में डाल दिया गया।
मुझे बहुत तेज अजीब सा फील हुआ सर। मुझे पता नहीं, मैं अभी आपको मतलब सबको शेयर करती हूँ। मैंने तुरंत एक एप्लीकेशन मैडम के पास लिखी और मैंने कहा मैम मुझे जो है साइंस में पढ़ना है, क्योंकि 1 महीना हो चुका था और मैंने मम्मी पापा किसी से बात भी नहीं की थी। और मैं सीधे प्रिंसिपल मैम के रूम में चली गई और बहुत, क्योंकि मैडम हमारी बहुत स्ट्रिक्ट थी और उन्होंने मुझे बड़े तिरछी निगाह से देखा और बोला कि अब याद आया है। अब मतलब जैसे मैंने कहा मैम बस प्लीज मैम, सॉरी मैम, गलती हो गई है कि मुझे साइंस पढ़ना है। और मैं जहाँ वहाँ स्पेस खाली था और मेरा, उन्होंने मैडम को कुछ लगा और मैडम ने नीचे साइन कर दिए, काउंटर साइन, और मेरा जो है उसमें 9th में मेरा सेक्शन, साइंस सेक्शन में मेरा एडमिशन हो गया। और फिर मैंने घर आके मम्मी को बताया, मम्मी मुझे बुक्स चाहिए क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया है। मम्मी बोली ठीक है, तुमने एडमिशन कर लिया है, तुमने पापा को नहीं बताना है, नहीं तो पापा को हर्ट होगा और ताऊ जी को भी हर्ट होगा और सबको हर्ट होगा। तुम साइंस पढ़ो लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे। और सर मैंने 3-4 महीने ऐसे ही तैयारी की। जब पापा लोग आते थे घर से, ऑफिस से आते थे, तो हम आर्ट साइड दिखाते थे कि हम लोग आर्ट साइड पढ़ रहे हैं और बाकी फिर हम लोग साइंस साइड पढ़ते थे। फिर एक बार एग्जाम हुआ, तो क्योंकि एग्जाम था अगले दिन, तो हम साइंस मैथ कर रहे थे और पापा जी ने देख लिया। बोले तुम इकोनॉमिक्स कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं पापा, मैं तो मैथ पढ़। पापा बहुत नाराज हुए, पापा ने खाना नहीं खाया 2-3 दिन कि तुम लोग ने हमारी बात क्यों नहीं मानी। सर होता था वो, हम बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, जब हम लोग बहुत छोटे थे। फिर भी मैंने अपनी बात को माने, मतलब नहीं वो दिया। मैं क्या, अब तो मैंने एडमिशन ले लिया, अब तो मैं चेंज नहीं कर सकती। और फिर मैंने 9th 10th 11th 12th सर पढ़ा। मैंने किसी की गाइडेंस नहीं ली क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी, मेरे भाई लोग बड़े नहीं थे। तो और चाचा जी लोग सब, सर मेरे चाचा जी एक रुड़की टॉपर थे, एक चाचा जी ने बीएमएस किया हुआ है, सब लोग अच्छे पढ़े थे। लेकिन मतलब मुझे गाइडलाइन उस समय इसलिए नहीं मिली कि घर में कोई नहीं था, मुझे अकेले ही अपने पढ़ा। और सर फिर मैं जैसे ही 16 की हुई तो फिर ये हुआ कि अब 1 साल के बाद ही मैं दे सकती, क्योंकि 17 ईयर में ही मुझे देना रहता था। सिर्फ 1 साल के लिए मुझे ये लगा कि अब मैं घर में रहूंगी तो मैं डंप हो जाऊंगी। इसी तरह मैंने मामा जी की हेल्प लेके मैंने अपना बीएससी में एडमिशन लिया। कोएड था तो मेरे ताऊ जी, दादाजी, पापा जी कोई तैयार नहीं था, लेकिन मम्मी के साइड वाले लोग थोड़े से मेरा बहुत हेल्प किए और मामा जी ने मेरा एडमिशन कराया। और मैंने रामपुर में कोएड में 1 साल बीएससी के लिए एडमिशन लिया। और सर उसी साल से मैंने लखनऊ में एडमिशन ले लिया। सीपीएमटी होता था उस समय और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी सब लोग, और मैंने घर की तैयारी की सर। और मैंने उसी साल जो है बिना कभी किसी कोचिंग के, बिना किसी की गाइडेंस के, मैंने उसी साल लखनऊ में एक बार एडमिशन ले लिया। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा ना मुझे कुछ एमबीबीएस चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, बस मुझे लखनऊ कॉलेज मिल गया। और मैंने लग के बीएमएस की बहुत अच्छे से पढ़ाई की सर, और मैं वहाँ पे 3 बार टॉपर भी रही। और आप लोग का सबका जैसे भविष्य में यहाँ आप देख ही रहे हैं, वहाँ पे भी टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते भी थे और कुछ स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ते भी थे। और उसके बाद फिर मैं वहाँ टॉपर रही, तो मैंने वहाँ पे आरएसओशिप की 1.5 साल, एचओशिप की, और देन फिर मैं बीएचयू में आ गई। बीएचयू में जब मैंने 3 साल एमडी पूरी की तो मैडम ने मुझे जाने नहीं दिया, बोली तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम 3 साल अभी एसआरशिप करो। फिर मैंने वहाँ सीनियर एजेंसी की। मैडम का बहुत मन था कि मैं यहीं पे जॉब तुम्हें दिलाऊंगी, तुम्हें यहीं रहना है, बड़ी मैडम का भी बहुत था। लेकिन सर वहाँ ऐसे प्रेशर्स आ जाते हैं पॉलिटिक्स के, और कुछ ऐसा रहा गया। मैं तो कहती हूँ कि मुझे बाहर प्रैक्टिस करना था और मुझे देखना था, जनमानस की सेवा भी करनी थी, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी प्राप्त करने थे और अपने आप को बहुत स्ट्रांग भी बनाना था। शायद मैं बीएचयू में तब सेलेक्ट हो गई होती तो फिर मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती या इतनी नॉलेज मैं नहीं गेन कर पाती, क्योंकि मैंने जब प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की तो अपने से शुरू की, पढ़ाई की। और आपको मैं अभी भी बताती हूँ, जब मैं फर्स्ट डे भी बैठी हूँ तो मैं 70% आयुर्वेद ही लिखती हूँ, बस 20-30% जहाँ बहुत जरूरी होता था वहां मैं एंटीबायोटिक्स वगैरह, क्योंकि मतलब बीएचयू की पढ़ी थी तो लिखती थी। लेकिन पता नहीं मेरा मन कहता था कि नहीं तुम्हें आयुर्वेद लिखना चाहिए। और मैं एलोस कंपाउंड, काचना, टैबलेट्स वगैरह मैं बहुत यूज करती थी, पाउडर नहीं यूज करती थी, लेकिन मैं लघु बसंत मालती की भी टैबलेट, संजीवनी टैबलेट, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ टैबलेट्स यूज करने हैं और पेशेंट इजीली ले लेगा, वहां मैं करती थी सर। और फिर मैं धीरे धीरे करते करते जब लास्ट मोमेंट आया, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब 38 की हुई तो पता चला कि अब तो मैं नर्सिंग होम वगैरह मेरा पूरा तैयार हो गया था, तो पता चला पोस्ट आ गई। मैंने कहा मेरा नहीं होगा, अब तो बहुत लोग आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि अक्सर मेरे जॉब में रहे हैं शुरू से, वो लकी रहे, उनको जॉब मिल गई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है सर मैं भर देती हूँ।
फिर मैं जब एग्जाम देने गई तो मैंने देखा मेरे पीछे 44 लोग खड़े हैं, तो मुझे लगा कि यार इतने लोग आ गए हैं और सब तरह के लोग होते हैं सर, क्योंकि यूपी में आकांक्षा में हम कह रही हैं, आप भी यूपी को थोड़ा जानते हैं, क्योंकि सोर्स बहुत होता था सबका, मेरा कोई नहीं था, बस मैं तो गई थी कि चलो घूम के आते हैं, इसी बहाने सबसे मिल के आते हैं। फिर वो जब मैंने इंटरव्यू वहां दिया तो मुझसे पहले यही पूछा गया कि आप तो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और आप क्यों आई हो। मैंने यही बात कही कि मैं एकेडमिक कैरियर मेरा बहुत अच्छा रहा है, मुझे एकेडमिक में इंटरेस्ट रहा है, आप लोगों ने मुझे कभी पहले मौका नहीं दिया, आज मौका मिला है इसलिए मैं आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। और सर वो पता नहीं क्या था, वो कहते हैं ना देवी माँ की कृपा है और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, और जो भी मेरी मेहनत होगी, मेरा वहाँ भी 44 में मेरा नंबर 1 पे सिलेक्शन हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने तुरंत ज्वाइन किया। पहले मुझे इलाहाबाद कॉलेज है हमारे यहाँ दिया है, वहां पे मुझे ज्वाइनिंग मिली क्योंकि डॉक्टर साहब वहीं पे पोस्टेड थे, तो दाम्पत्य नीति से मुझे वहां मिली। 9-10 साल मैंने वहां जॉब की। अब मैं 2017 से संपूर्णानंद में आई जब वहाँ पी, तो मेरे आने के बाद फिर मैंने पूरा डिपार्टमेंट वहाँ मैनेज किया है सर। और उसके बाद 2018-19 में पीजी आया है, और अब हम लोग वहाँ पीजी स्टूडेंट्स हमारे पास इस समय हर ईयर 7 स्टूडेंट्स हमारे आते हैं पीजी के, और यूजी तो हमारा है सर 75 का बैच चल रहा है यूजी का। तो सर बस सब आप लोगों का सहयोग और प्यार और बाबा विश्वनाथ की कृपा, माता रानी की कृपा है, बस ये ही चल रही है लाइफ सर। और कोशिश करती हूँ कि सब लोगों से जुड़ी रहूं और अच्छे से अच्छा कार्य करती हूँ। जी सर। जी, अब मेरे पापा बोलते हैं कि जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने राज किया इतना दिन, तब भी वो कायस्थ लोग का जो इंटेलिजेंस है उसको लोहा मानते थे। मतलब आप लोग ना वकील, कमिश्नर और बड़े बड़े पोस्ट पे हमेशा रहे हर समय। मतलब मुगल आए तब भी आप लोगों ने बहुत ही पढ़ाई पे ध्यान दिया, केवल एजुकेशन पे ध्यान दिया आप लोगों ने। जी सर। हाँ सर, फैमिली में ये होता है हम लोग की आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंस्पायरिंग। बस इसीलिए मैंने कहा आज मैं आप लोग को बता दूं सर। बहुत अच्छा लगा। मोनिका अगर मैं मैम, वहाँ उस जी बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा मैम मुझे बन सकती है। मैम आप मैम के लिए लाइन गाइए बहुत अच्छी सी कोई। और पवन सर पोइट्री लिख दीजिए जल्दी से 1 मिनट के अंदर। अरे सर बस तक एक मैंने बताया कि मुझे अच्छा लगा आप मेरी फैमिली हो सब लोग, तो मैंने कहा एक बार मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, थोड़ा सा आज मन खुश है। थैंक यू मैम। मोनिका मैम कुछ मैम गाएंगी? जैसे आपके लिए प्रेमवती, नहीं मैं यही बोल रही थी, जैसे आपके लिए प्रेमवती तिवारी मैम है ना, मैम हमारे लिए आप है। अरे मैम का स्थान बहुत ऊंचा है, मैम ने बहुत कुछ किया है। कभी मैम की बातें मैं आपको बीच में बताती रहूंगी, बहुत इंस्पायरिंग है मैम हमारे लिए, और आप लोग को भी उनके वो जरूरी चीजें हैं। तो कभी कभी बीच बीच में उनकी 2-3 जो मेरी कहते हैं ना कि उनके साथ मेरे बिताए हुए सुखद और स्वर्णिम जो पल है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये जो आज मुझे मिला है ना, ये भी मैडम का ही आशीर्वाद है। मैडम 7 दिन पहले ना मैडम ने मुझे अचानक वीडियो कॉल किया और मुझसे बोला, अंजना बेटा तुमको जो जगह मिलना चाहिए वो नहीं मिली है, तुम कब लीडर बन रही हो। मैंने कहा मैडम डीपीसी की वो बन गई है लिस्ट और मैं बहुत जल्दी बन जाऊंगी, आप बिल्कुल मेरे लिए परेशान मत होइए मैम। बोली कि नहीं तुम्हें कम से कम मैं वो पद तो दे नहीं पाई जो मेरा मन था, लेकिन तुम जल्दी से लीडर बन जाओ। और उसके 7th डे ही मैडम का एक्सपायर हो गई। और मेरे मन में एकदम ये रहा कि मैडम की आत्मा को एक कष्ट हुआ होगा, मैडम को मन था कि अंजना को मैं कहीं सही कोई जगह बात नहीं, बैठा दूं, या मैम अभी देख रही होंगी, स्वर्ग से आपको देख रही होंगी। सर उन्हीं का आशीर्वाद है सर। ये तो अचानक हम तो सोचे थे ये सीट डंप हो गई, अब कहाँ हुआ इंटरव्यू, लेकिन वो 5 दिन पहले उन्होंने कॉल किया और फिर 5 दिन में ही हम लोग को सब कहते हैं ना एक सपना जैसे होता है, तो ये बड़ों का आशीर्वाद ही है सर। आप लोग का तो सबका प्यार है ही है। जी सर। जी पाठक सर। हाँ हाँ, मैम के लिए एक इसी में एक फिट बैठता है एक शेर, मैं मैम के लिए बोलता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैम का ऐसा ही रहा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया पवन जी। मोनिका मैम एक ये प्लीज। सर एक और है सर आपकी मैम, आपके लिए। बोलिए सर मैम बोलिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी एक दिन, परिंदों को मंजिल मिलेगी एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो रहते हैं अक्सर खामोश, वो अक्सर रहते हैं खामोश जिनके जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वाह मैडम वाह, क्या ये आपके लिए आप। बहुत अच्छा, बहुत वाह बहुत मैडम, अच्छा, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत एकदम मैडम के ऊपर जाने वाला। बिल्कुल
तो ये अभी 8 बज गया, मोनिका मैम वो रुद्राष्टक पढ़ेंगी क्या? जी मोनिका सर, मैम सर सबके पास टाइम अगर है तो सर है मैं जरूर टाइम पढ़ूंगी। है। पढ़ दीजिए मैम, पढ़ दीजिए। जी सर। जी अंजना मैम, मैम आज आपके लिए मैम, जी आज विश्वनाथ भगवान के लिए मैम, आपके लिए जी मैम, मैम, जिन्होंने इतनी जी कृपा की मैम। जी मैम, जी मैम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं सफुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगभ्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घ्रतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमः शिवाय। बहुत स्वीट वॉइस में, बहुत अच्छी लय में, बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा के साथ आप गाते हो मैम, बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। जी और मैडम आयुष दर्पण ने नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सब एक कर दिया। जी मैम, बिल्कुल जी, मैम, जी बिल्कुल। जी तो अभी हम मैम संभाषण मेरा मन करा दौड़ के बनारस आऊं। आइए आइए मिठाई खिलाने के लिए आप जाइए, जी जल्दी जाइए। आइए मैम, अच्छा लगेगा मुझे जी बहुत, मैम, जी आइए। मैम, कानपुर आइए, साथ साथ चलेंगे। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा ही और करते हैं कानपुर मैम। मैम, कानपुर से इलाहाबाद आइए, फिर साथ साथ चलेंगे। पवन जी आप नहीं जाएंगे क्या मैम के पास? पवन जी, मैम बनारस में कहाँ पर हैं आप अभी? बनारस में मैं यही संपूर्णानंद के पास, थोड़ा सा आगे DLW देखे होंगे ना, जी DLW के जी, थोड़ा सा आगे रहते हैं, थोड़ा आगे रहते हैं। अच्छा अच्छा। पवन जी वहाँ आप से भी मिल के आइए एक बार मैम से। जी जी सर, वहाँ मिलेंगे ना सर, जब आप गेट टुगेदर करवाएंगे, आप करवाओ तो सही। मैं तो सर तैयार डेट फाइनल करिए। नवीन सर हम लोग डेट बनारस में फाइनल ही करिए। जाते हैं मैम, बनारस जाते हैं, जी। वहीं से थोड़ी दूर गांव है हमारा। कहाँ, जी कौन सा? उसके आगे है मैम, बलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हाँ पे। हाँ है, हाँ पहले हाँ। बनारस जाते हैं, वहीं से जाते हैं अक्सर हम लोग का साथ। आइए आइए जी आइए, जी तब आइए, कभी भी मिलते जी हैं, मैम। आइए। मैम जी। अपना नंबर दे देंगे मैम, जरूर आऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल मैम, ग्रुप नंबर में तो है ही ना? ग्रुप में भी है, और मैं जी चैट पे मैम, भी डाल देती हूँ। जी मैम, जी। जी। पवन जी, बहुत शांति जी पाठ। जी सर। हाँ शांति पाठ। एक बार लंबा उनका उच्चारण करेंगे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो। महामाई सब पर अपनी विशेष कृपा रखें। जी थैंक यू पवन सर। शाम को मिलेंगे। सभी थैंक यू। लोगों को थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम।